Good evening, children. Today we are going to discuss about forces and law of motion. Next part, that is your Newton's third law of motion. Okay, तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ये एक ऐसा लॉ है जिसको बच्चे से बच्चा, छोटा से छोटा बच्चा भी जानता है कि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. इसका मतलब क्या है? जितने भी एक्शन होंगे उन सब का इक्वल और अपोजिट क्या होता है? रिएक्शन होता है. क्लियर है? तो इसका मतलब दिस लॉ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नोन लॉ. मानते हो नहीं बात को आप लोग? ज्यादातर बच्चे इस लॉ को अच्छे से जानते हैं. क्लियर है? जैसे अभी मैं आपसे कहूं, इफ यू आर सिटिंग ऑन चेयर, आप चेयर बैठे हो, इसका मतलब क्या है कि चेयर में जब आप चेयर बैठे होते हो, इसका मतलब क्या है? देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन द चेयर. भाई आपने चेयर पे फोर्स अप्लाई किया, चेयर उतने ही अमाउंट में फोर्स आपके ऊपर अप्लाई कर रहा है, तभी आप चेयर पे बैठे हो. अगर एक्शन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए और रिएक्शन कम रहे तो ऑब्जेक्ट ब्रेक हो जाएगा. आई बात समझ में? अगर आपने एक्शन ज्यादा अप्लाई कर दिया, सपोज करो एक 5 years ओल्ड चाइल्ड है जिसके लिए एक छोटा सा चेयर डिजाइन किया गया है. उस चेयर पे, ठीक है, अगर 20 साल का बच्चा बैठ जाए या 15 साल का बच्चा बैठ जाए जो हेल्दी हो, ठीक ठाक हो, ठीक है, तो क्या होगा? वो चेयर ब्रेक हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो मटेरियल इस मटेरियल का बना हुआ है कि वह 5 साल की उम्र के बच्चे के वेट को रजिस्ट करने के लिए बना है. अगर उससे ज्यादा लोड अप्लाई होगा तो चेयर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा. इसका मतलब अगर कोई चीज बैलेंस है, इसका मतलब उस केस में एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. क्लियर है? इसी की वजह से हम लोग वी कैन वॉक. ओके, अगर हम किसी फर्श पे चल रहे हैं, किसी फ्लोर पे चल रहे हैं या सीढ़ियों पे आप अप डाउन कर रहे हो, तो ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया है. जितना आप एक्शन लगा रहे हो, स्टेयर्स उतना ही रिएक्शन अप्लाई कर रहा है, तभी हम वॉक कर पा रहे हैं. क्लियर है? तो दैट इज इक्वल अमाउंट ऑफ एक्शन इज इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्शन. इसका मतलब मैं आपसे कहूं, एक्शन फोर्स एफ एक्शन अगर है तो इज इक्वल टू अ माइनस एफ रिएक्शन. क्लियर है? एक्शन फोर्स रिएक्शन के जस्ट अपोजिट होता है और इक्वल अमाउंट होता है. आप कई बार ऐसा एग्जांपल भी लिए होंगे, आप बोट में बैठे हो, ट्रेवल कर रहे हो, सपोज करो ये एक आपका बोट है एंड यू आर ट्रेवलिंग द बोट. उस बोट में आप ट्रेवल कर रहे हो. सडनली जब आप कॉर्नर पहुंचते हो वाटर के, जब नदी के किनारे पहुंचते हो, तो आप क्या करते हो? जब उतरने लगते हो नाव से, आप एक फोर्स अप्लाई करते हो, इधर एक आगे लगाते हो, तो नाव हल्का सा पीछे हो जाता है क्योंकि आप यहां फोर्स अप्लाई करके जंप करके आगे जाते हो. व्हेन यू आर अप्लाइंग द फोर्स एफ हियर, तो नाव रिएक्शन फोर्स अप्लाई करता है, लेकिन कई बार हमारा एक्शन ज्यादा होता है, इसलिए नाव थोड़ा सा पीछे हो जाता है. क्लियर है? तो एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. कॉलिंग, रिकॉलिंग ऑफ गन, आपने देखा होगा जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं वो जब गन चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि गन को वो अपने शोल्डर पे रख करके ऐसे फायर करते हैं. क्यों? क्योंकि जब वो बुलेट से गन निकलेगी तो गन से बुलेट क्यों निकलती है? क्योंकि गन इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन द बुलेट एंड बुलेट अप्लाइंग इक्वल अमाउंट एंड अपोजिट डायरेक्शन फोर्स ऑन द गन. तो जिस फोर्स से बुलेट आगे गया उसी फोर्स से गन पीछे आएगा, लेकिन बुलेट ज्यादा दूर तक जाता है जबकि गन बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करता है. क्यों? क्योंकि बुलेट का मास कम होता है और गन का मास ज्यादा होता है. जिसका मास कम होगा ज्यादा डिस्प्लेस होगा और जिसका मास ज्यादा होगा वो कम डिस्प्लेस होगा. ठीक है? यही नहीं, अगर आप बात करो सैटेलाइट जब लॉन्च किया जाता है तो लॉन्चिंग व्हीकल जब ऊपर जाता है तो फ्यूल का थ्रस्ट डाउनवर्ड क्रिएट करता है, तभी सैटेलाइट क्या होता है? ऊपर मूव करता है. और एग्जांपल ले सकते हो, एरोप्लेन इज अ मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो फॉरवर्ड डायरेक्शन क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि उसका जो एयर थ्रस्ट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसलिए वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो अगर मैं कहूं इस वर्ल्ड वाइड, तो एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. यू कैन ऑब्जर्व ईच एंड एवरी प्लेसेस. अपने घर में आप ऑब्जर्व कर सकते हो, बाहर ऑब्जर्व कर सकते हो, तो जहां भी आप देखो एवरीवेयर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई. करंटली आई एम सिटिंग ऑन द चेयर और जिस चेयर पे मैं बैठा हूं
मेरा वेट 75 प्लस होगा, तो 75 केजी वेट को रजिस्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, तभी मैं इस चेयर पे बैठा हूं। अगर इस चेयर की वो कैपेबिलिटी ना हो कुछ लोड को बर्दाश्त करने की, इसका मतलब जितना मैं एक्शन लगा रहा हूं अगर वो उतना रिएक्शन जनरेट नहीं कर पा रहा है तो चेयर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है? एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज अ मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। एंड जहां तक मुझे पता है इस वर्ल्ड वाइड जितने भी ऑटोमोबाइल व्हीकल यूज हो रहे हैं या हम लोग मूव कर रहे हैं, दिस इज बेस्ड ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्लियर है? अब बात करते हैं इन लॉज को गवर्न करने के लिए कुछ और भी लॉ हैं, ठीक है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपको बताएं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पूरे यूनिवर्स को गवर्न करने के लिए सिर्फ 3 लॉ है। कितने लॉ हैं? ओनली 3 लॉ। कौन कौन से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अल्टीमेटली हमें यही पढ़ना होता है। जब मैं आपको वर्क, पावर, एनर्जी पढ़ाऊंगा तो वहां पे आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी आएगा। क्लियर है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अभी पढ़ रहे हो, एनर्जी तब पढ़ोगे। और मास को हम आपको पढ़ाएंगे जनरली 11th क्लासेस पढ़ा जाता है वैसे तो, लेकिन मास का एक लॉ आपको मिलेगा जो हम करंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, वहां भी आपको मिलेगा कि नेट चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। तो ऐसे ही जितना मास इन होता है उतना ही आउट होता है। तो ये 3 लॉ है जिसके बेसिस पे पूरा यूनिवर्स गवर्न होता है, पूरी साइंस पढ़ी जाएगी। क्लियर है? कौन कौन से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसमें सबसे पहला लॉ जो आप डिस्कस कर जा रहे हो दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर है? क्या है? व्हेन 2 बॉडीज एक्टेड अपॉन वन अनदर, मतलब कोई बॉडी है एक दूसरे से कोलाइड करे, ठीक है, तो उस केस में देयर टोटल मोमेंटम इज रिमेन्स कांस्टेंट, या यू कैन से द टोटल मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अगर कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है तो अगर 2 ऑब्जेक्ट कोई कोलाइड कर रहे हैं तो उस केस में नेट मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर इसके बाद हम अगले पीपीटी पे आएंगे। एग्जाम्पल क्या है, ध्यान सुनिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। हमने कहा आपसे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और ये मूव कर रहा है u1 वेलोसिटी से, और उसके मोशन का डायरेक्शन सपोज करो इस डायरेक्शन मूव कर रहा है। दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 है मूव कर रहा है u2 वेलोसिटी से। क्लियर है? और वो इस डायरेक्शन में चल रहा है। दोनों कोलाइड किए, दोनों टकरा गए। टकराने के बाद जो m1 है वो इधर मूव कर गया v1 वेलोसिटी से, और m2 जो है वो इधर मूव कर गया m2 इज इक्वल टू v2 वेलोसिटी से। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा? m1 u1 पहले वाले का मोमेंटम प्लस m2 u2, यस नो, और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज योर m1 v1 प्लस m2 v2। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा? m1 u1 प्लस m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू होगा m1 v1 प्लस m2 v2। इसका मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इट मीन्स बिफोर कोलिजन एंड दिस इज योर आफ्टर कोलिजन। तो मोमेंटम टकराने से पहले नेट मोमेंटम पहले और दूसरे का मोमेंटम ऐड कर दिया, और टकराने के बाद जो मोमेंटम है ये हमेशा क्या होता है? कंजर्व होता है। दिस इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको हम प्रूफ करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। पहले हम एक बार मोमेंटम को रीड करते हैं,
फिर हम प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। वही स्टेटमेंट, सपोज two bodies A and B, each of mass m1 and m2 are moving with initial velocity of u1 and u2, yes or no, and strike each other, दोनों टकराते हैं। After t time हम क्या देखते हैं, इनकी वेलोसिटी क्या होती है, v1 और v2 हो जाती है। क्लियर है? तो प्रूफ करिए कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। क्लियर है? प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान सुनिएगा। हमने क्या कहा, टकराने से पहले, जस्ट बिफोर द कोलिजन, ठीक है, पहले वाले ऑब्जेक्ट में कितने फोर्स जनरेट हुआ, पहले वाले ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी क्या चेंज हुई। तो आपको मालूम है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, फोर्स ड्यू टू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू होगा, उसका मास है m1, यस या नो, फाइनल वेलोसिटी है v1, इनिशियल वेलोसिटी है u1, डिवाइड बाई टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ये होगा क्या, फोर्स ड्यू टू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरे की वजह से क्या होगा, m2 v2 माइनस u2 डिवाइड बाई t, क्योंकि कोलिजन तो टाइम t हुआ है, तो इसका मतलब दोनों ही फोर्स, आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक दूसरे से कोलाइड किया, तो पहले ने एक्शन लगाया, दूसरा रिएक्शन लगा रहा होगा, तो F12 इज इक्वल F on the force due to the first object is equal to negative of the force of the second object। यही तो न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है ना, yes or no? According to Newton's third law, F1 is equal to minus of F2, or you can say M1 V1 minus U1 upon T is equal to M2 V2 minus U2 upon T। ये T और ये T कैंसिल आउट हो गए, हाँ या ना, yes or no? क्लियर? तो क्या आएगा, m1 v1 माइनस u1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2, यहां पे है माइनस साइन, ओके। तो ये हो गया m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 प्लस m2 u2, यस या नो। अब एक काम करिए हम लोग, ये जो v टर्म है एक साथ कर दो और u वाले टर्म को एक साथ कर दो, आई बात समझ में। तो यहां हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, चूंकि सर माइनस है लेफ्ट राइट साइड में, लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू होगा m1 u1 प्लस m2 u2। तो क्या देख रहे हो आप, ये m1 u1 प्लस m2 u2 क्या है, बिफोर कोलिजन, और ये क्या है, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम, यस या नो। दिस इज आफ्टर कोलिजन मोमेंटम। तो प्रूफ हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ यू कैन जस्टिफाई द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड द फोर्स, फोर्स ड्यू टू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फोर्स ड्यू टू द सेकंड ऑब्जेक्ट, एक एक्शन है दूसरा रिएक्शन है, तो दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल और अपोजिट होंगे, उसके बेसिस हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया। तो इस चीज को हमने पीपीटी के फॉर्म में लिखा है, आप एक बार ध्यान से देखिए। इनिशियल मोमेंटम m1 u1, यस या नो, फाइनल मोमेंटम m2 u2, and you can see momentum, final momentum m1 v1 and m2 v2। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या फर्स्ट ऑब्जेक्ट का है वो क्या है, f1 इज इक्वल टू m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t, या m1 कॉमन ले लिया तो v1 माइनस u1 अपॉन t, यस या नो। Same way, rate of change of momentum of second body, that is called also force, m2 v2 minus m2 u2 upon t, m2 कॉमन लिया तो v2 minus u2 by t, yes या no। अगला स्टेटमेंट आते हैं, तो एज पर द थर्ड लॉ f1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ f2, yes या नो। तो हमने दोनों इक्वेट किया, m1 v1 minus u1 upon t इज इक्वल टू m2 v2 minus u2 by t विद माइनस साइन, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है। सिंप्लीफाई किया, m1 v1 माइनस m2 v2 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2, हमने u को एक साइड कर दिया, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। दिस इज शोज दैट इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इस चैप्टर का ये आखिरी टॉपिक था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड द फोर्स। तो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. That is the most important derivation. तो नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज योर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द सेकंड लॉ एज वेल एज न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. So today I'm going to stop here and we will discuss next lecture PPT on the basis which is based on the completely based on the numerical based on Newton's third law as well as Newton's second law. Clear है? Thank you so much.